अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का 7वां चैप्टर जहानत, जज्बाती जहानत, जांच और नजरिए का सेकंड लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हमारा संडे को लेक्चर नहीं होता था हर बार, लेकिन यहाँ से आपको संडे को भी लेक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए हम सारी चीज़ों को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जहानती जांच की किस्में देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर इंटेलिजेंस आना चाहिए। जहानती जांच की किस्में, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इस तरह से था। देखिए इनफरादी जांच, जहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनफरादी जांच, इंडिविजुअल टेस्ट। जहानती जांच एक वक्त में एक फर्द की ही की जा सकती है, ऐसी जांच इनफरादी जांच कहलाती है। अब हम इंडिविजुअल टेस्ट किसे कह रहे हैं, इनफरादी जांच किसे कहेंगे, तो देखिए जाती जांच रहेगी, वो एक खुद की जांच रहेगी एक वक्त में, यानी कि एक फर्द की ही की जा सकती है। जहां पर आप टेस्ट कर रहे हो जाती, किसी का भी करते हो आप, तो वहां पर सिर्फ एक टाइम में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक ही फर्द की जांच कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल जांच। ऐसी जांच इनफरादी जांच कहलाती है। नेक्स्ट, उमूमन काफ़ी तवील होती है, इसलिए कम वक्त में ज़्यादा लोगों की जहानती जांच के लिए इज्तिमाई जांच का तरीका अपनाया जाता है। देखिए अब कोई भी चीज़ को 1 बाय 1 कीजिए, एक एक से कोई भी चीज़ की जांच कीजिए, तो क्या होगा, टाइम तो लगेगा। एक एक 1 बाय 1 किसी भी शख्स का एक एक से आप ले रहे हो टेस्ट, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि उमूमन काफ़ी तवील होता है, यानी तवील के मीनिंग क्या होंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा टेस्ट करने के लिए, इसलिए कम वक्त में, आप कम वक्त में कम टाइम में करना चाहते हैं, तो ज़्यादा लोगों की जहानती जांच के लिए टाइम को सेव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच आपको क्या करना रहेगा, एक साथ करना रहेगा। तो इसके लिए इज्तिमाई जांच यानी कि ग्रुप टेस्ट तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट, तहरीरी और गैर तहरीरी जांच, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। जहानती जांच के लिए ज़बान के इस्तेमाल के एतबार से दो मजमून में तकसीम कर सकते हैं। अब जो जहानती जांच है, इंटेलिजेंट टेस्ट, तो ज़बान के इस्तेमाल से एतबार से दो मजमून में इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। पहला, एक तो वो जिसमें ज़बान का माने या लिखने पढ़ने की सलाहियत का होना ज़रूरी है, या जांच तहरीर कहलाती है। देखिए यहाँ पर तहरीर किसे कहते हैं, जो वर्बल है, यानी जहाँ पर आपको लिखना पढ़ना आता हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें चलेगी। दो टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है ज़बान के इस्तेमाल के एतबार से जहानती जांच को। एक तो वो है ज़बान के माने, यानी जो भी लैंग्वेज है उसके माने, लिखना पढ़ना सलाहियत का होना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है इस टेस्ट के लिए। जांच ये किस टाइप की रहेगी, तहरीरी, रिटर्न में रहेगी। नेक्स्ट, वर्बल टेस्ट। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये सारा वर्बल टेस्ट कहलाएगा। वर्बल टेस्ट में अल्फाज और हिंसों का इस्तेमाल होता है और सिर्फ पढ़े लिखे लोग इनके जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वर्बल टेस्ट के अंदर अल्फाज और हिंसों का यूज़ किया जा रहा है, अल्फाज का और हिंसों का इस्तेमाल किया जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर देखिए जहाँ पर अब अल्फाज और हिंसों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीज़ें किसे आएगी, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं चीज़ों को, तभी वो चीज़ ये कर पाएंगे, इस टेस्ट को दे पाएंगे, पढ़ने वाले ही ये चीज़ को दे पाएंगे। तो यही शर्त है इसके अंदर कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इनके जवाबात, आंसर्स दे पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, तहरीरी या फिर वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट है गैर तहरीरी जांच, इसका अपोजिट रहेगा नॉन वर्बल टेस्ट। गैर तहरीरी जांच दूसरी किस्म जिसमें ज़बानदानी और पढ़े लिखे होने की सलाहियत ज़रूरी नहीं है। देखिए वहाँ पर क्या ज़रूरी था, वर्बल टेस्ट में यानी कि तहरीरी जांच में
पढ़ना ज़रूरी था, पढ़े लिखे होना आपके लिए ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर आप अनपढ़ भी रहे या आप नाखवानदा यानी जो अनपढ़ रहते हैं उन्हें ही कहा जाता है, और या फिर आप अनएजुकेटेड है, आपको कुछ नहीं आता है, तब यहाँ पर दूसरे किस्म में ज़बानदानी को पढ़े लिखने की सलाहियत की ज़रूरत यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये नॉन वर्बल टेस्ट में आएगा। इनमें अल्फाज और हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इनकी जगह शक्ल तस्वीर या चीज़ों को दी जाती है। वहाँ पर क्या हो रहा था, वर्बल टेस्ट के अंदर हिंसों और अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके यूज से टेस्ट लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अल्फाज और हिंसों के बजाय यानी कि इसके ये चीज़ें नहीं होगी, इस बल्कि क्या चीज़ें होगी, इनकी जगह शक्ल और तस्वीरिया चीज़ें दी जाएगी। आपको शक्ल दी जाएगी, तस्वीरें दी जाएगी। इन्हें गैर तहरीरी जांच नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। देखिए वहाँ पर तो अल्फाज का यूज़ हो रहा था, तो जवाबात आप देते हो तो वो वर्बल टेस्ट में आएगा। तो यहाँ पर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो किस तरह से टेस्ट लेंगे, उसको शक्ल तस्वीर दिखा देंगे तो वो इजीली चीज़ों को समझ जाएगा। तो ये किन में आएगा, नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आएगी ये चीज़ें। नेक्स्ट अब देखेंगे हम यहाँ पर जदीद नज़रियात। अब देखिए यहाँ से जितने भी नज़रियात रहेंगे आपके जदीद नज़रियात के अंदर आएंगे। पहला है गुलफोर्ड का सह पहलू जहानत का नज़रिया 1961। अब गुलफोर्ड ने क्या दिया है, सह पहलू, तीन पहलुई उनका जहानती नज़रिया दिया है, जिससे उसने कब दिया है, 1961 में दिया है। गुलफोर्ड थ्योरी बेसिक डिमिनिश ऑफ इंटेलिजेंस। जुनूबी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1961 में गुलफोर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर नफ्सियात के तजुर्बे में लातेदार तजुर्बात किए हैं। अब देखिए यहाँ पर गुलफोर्ड जुनूबी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में, कहाँ की यूनिवर्सिटी है, जुनूबी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है, और कब, 1961 में। किसने, गुलफोर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर नफ्सियात के तजुर्बे में लातेदार तजुर्बात किए। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक गुलफोर्ड है, इन्होंने 1961 में जुनूबी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साथियों के साथ मिलकर बहुत सारे लातेदार तजुर्बात किए नफ्सियात को लेकर। इसके बाद इन्होंने एक जहानती मॉडल तैयार किया। अब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया है, जहानती मॉडल को तैयार किया है, जिसके 3 खुसूसी पहलू है। देखिए ऊपर नाम से ही पता चल रहा है कि गुलफोर्ड के सह पहलुई जहानती नजरिया, यहाँ पर क्या रहेगा, फिर 3 उनके पहलू रहेंगे। तो यहाँ पर वही बताया है, 3 खुसूसी पहलू है। उन्होंने अपने मजमून में जहानत से मुतालिक नया नजरिया पेश किया। क्या किया है इन्होंने, अपने मजमून में जहानत से मुतालिक उनका जो मजमून था उसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड नया नजरिया पेश किया, और कहा कि जहानत के अज्जा 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 120 अज्जा है जिनसे जहानत मुकम्मिल होती है। तो इतने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है तो उस बेस पर इस रिजल्ट पर पहुंचे। उन्होंने ये बताया है उन्होंने कि जहानत के अज्जा 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि कितने हैं, 120 अज्जा है जिनसे जहानत मुकम्मिल होती है। और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। हमने एक 2013 के पेपर में देखा है, यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन आया है कि गुलफोर्ड ने कितने नज़रियात पेश किए जहानत के। वहाँ पर अलग अलग दिए हुए थे, 135, 150 इस तरह से, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन था 120। नेक्स्ट है, इनके इस नज़रिए से तलबा और आमोजिश के पुराने नज़रियात बदल गए। इस तरह सोचने का अमल, मसाइल को समझाने की सरगर्मी, तख़य्युलात की परवाज़ की वजाहत बेहतर तौर से होती है। अब इस नज़रिए से क्या हुआ है, तलबा और आमोजिश के जो पुराने मेथड थे, जो पुराने नज़रियात थे लर्निंग को लेकर, इस तरह सोचने के अमल, मसाइल को समझने की सरगर्मी, तख़य्युलात की परवाज़ की वजाहत बेहतर से होती है। यानी कि पुरानी चीज़ें हट गई है और सोचने का नया चीज़ें, तख़य्युलात परवाज़ को चढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पर गुलफोर्ड के 3 अहम अज्जा जो उन्होंने बताया है, 1 बाय 1 देखिए डिटेल में है इनके बारे में। मवाद है, फर्स्ट है मवाद, कंटेंट, सेकंड है सरगर्मी, ऑपरेशन, थर्ड है पैदा, प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब मवाद कंटेंट के बारे में देखेंगे।
यहाँ पर मवाद है, कंटेंट है, हमें अपने हिस्सी आज़ा से जो मुख्तलिफ तरह का इल्म हासिल होता है और माहौल में जो मुख्तलिफ तजुर्बात हम करते हैं, इन्हें गुलफोर्ड ने मवाद में शामिल किया है। देखिए इन्होंने 3 टाइप्स दिए। पहला तो मवाद कहा है कंटेंट, सेकंड सरगर्मी, ऑपरेशन, थर्ड प्रोडक्शन, पैदावार। तो इनमें से जो मवाद है कंटेंट है, तो इसमें किन चीज़ों को रखा है उन्होंने, जो हिस्सी आज़ा से सेंसरी ऑर्गन से जो मुख्तलिफ तरह का हमें इल्म होता है, जो नॉलेज हासिल होती है, हमें अपने अतराफ की चीज़ों का हमें जो इल्म हासिल होता है, कहाँ से हासिल होता है, हिस्सी आज़ा सेंसरी ऑर्गन से हासिल होता है। तो माहौल में जो मुख्तलिफ तजुर्बात हम करते हैं, इन आज़ा की हेल्प से हम जो तजुर्बात करते हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्हें गुलफोर्ड ने मवाद में शामिल किया है। किस में रखा है गुलफोर्ड ने इन्हें, कंटेंट में, मवाद में रखा है। नेक्स्ट आगे है, देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, तस्वीरी मवाद, पिक्टोरियल कंटेंट, सेकंड है अलामती मवाद, सिंबॉलिक, थर्ड है लफ्जी मवाद, ओरली, फोर्थ है बर्ताव से मुतालिक मवाद, बिहेवियरल। तो ये सारी चीज़ें याद करना है आपको, पेपर में पूछ सकता है कि सरगर्मी कंटेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी। तो ये नीचे सरगर्मी की चीज़ें, ये वाली चीज़ें मिक्स करके देगा, तो आपको यहाँ से याद रहा तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट है सरगर्मी, ऑपरेशन। अमली सतह पर जहनी अवामिल 5 तरह के होते हैं। अब यहाँ पर अमली सतह पर सरगर्मी जहाँ पर रहेगी वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी, अमली चीज़ें रहेगी। तो अमली सतह पर जहनी अवामिल कितने टाइप्स के हैं, 5 किस्म के। यहाँ पर ऊपर देखा हमने जो कंटेंट है वो 4 टाइप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 किस्म है उसके, 5 टाइप्स है। फर्स्ट है जानना, नोइंग, सेकेंड मुख्तलिफ ख्यालात, डिफरेंट थाट, थर्ड है यकसुई, यूनिफॉर्मिटी, फोर्थ है हाफिजा, हाफिजा आएगा, मेमोरी, फिफ्थ है कद्र पैमाई, इवेल्युएशन। इस तरह ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से इल्म का अमल होने के बाद तीसरे जुज में गुलफोर्ड ने 16 अज्जा शामिल किए हैं। अब पहले में 4 था, प्लस आपका सेकेंड में जो पैदावार सरगर्मी है वहाँ पर कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब प्लस यहाँ पर कितना रहेगा, थर्ड में बताया है उन्होंने 16 डाला है उन्होंने। तो देखिए पैदावार प्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है अज्जा कंपोनेंट, सेकंड दर्जा लेवल, थर्ड ताल्लुक रब्त कोरिलेटेड, फोर्थ है तरीका मेथड, फिफ्थ है तब्दीली चेंज, सिक्स है अमल में लाना परफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए गुलफोर्ड ने जहानत के कुल 120 अज्जा दिए हैं। तो अब इसको प्लस नहीं करना है, ज़रब करना रहेगा। गुलफोर्ड ने जहानत के कुल अज्जा दिए हैं, देखिए 126 ज़रब 5 ज़रब 4 मसावी है 120 अज्जा बताया है इन्होंने। नेक्स्ट, इन अज्जा में तमाम तर ज़हनी सरगर्मी शामिल है। क्या है यहाँ पर, ये जो अज्जा है पूरी एक्टिविटी, मेंटल एबिलिटी एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, शामिल है, जो इंसान से सरजर्द होती है। गुलफोर्ड ने मजीद ये बात कही है कि 120 अज्जा के अलावा एक और जहनी जुज यानी तख्लीक उनसर हर शख्स में या जुज, यहाँ पर देखिए, कम या ज़्यादा मौजूद होता है। तो ये क्या बताया है गुलफोर्ड ने कि मजीद बात यहाँ पर ये कही है उन्होंने, 120 अज्जा के अलावा इतने तो बताए हैं, उसके अलावा भी इन्होंने बताया है कि एक और जहनी जुज यानी तख्लीकी उनसर हर शख्स में जुज कम या ज़्यादा एक उनसर होता है। उन्होंने बताया है कि 120 तो है ही, इसके अलावा एक और उनसर है जो हर शख्स में होता है और किसी में कम होगा तो किसी में ज़्यादा होगा, मौजूद होता है, ये बताया है उन्होंने। नेक्स्ट है जज्बाती जहानत, देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बाती जहानत, इमोशनल इंटेलिजेंस। अमेरिकी माहिर नफ्सियात डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब जज्बाती जहानत में वाज़ेह किया है। अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात है जिनका नाम है डैनियल गोलमैन। इन्होंने अपनी एक किताब जज्बाती जहानत, उनकी किताब का नाम क्या है, जज्बाती जहानत, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या वाज़ेह किया है, देखिए नीचे कि आईक्यू वाले
ज़्यादा आईक्यू वाले तलबा अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। सिर्फ तालीमी ज़हानत कामयाबी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की भी मदद लेना ज़रूरी होता है। देखिए इन्होंने ये बताया है, किसने बताया है? डैनियल गोलमैन ने बताया है। इन्होंने जज्बाती ज़हानत, उनकी एक बुक है, बुक का नाम है इनके इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें ये वाज़ेह किया है कि ज़्यादा आईक्यू, जिसका आईक्यू हाई है, नॉर्मल से हाई है, तो ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं? इनका तो आईक्यू हाई है, ये तो कामयाब होने चाहिए, तो क्यों नहीं होते? देखिए आगे, सिर्फ इन्होंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ तालीमी जहानत यानी कि एजुकेशनल इंटेलिजेंस कामयाब ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। हमें एजुकेशन से मतलब ये नहीं लेना है, स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं हम, कि सिर्फ हमें एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है या फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तालीमी दायरे के अंदर महदूद नहीं रहना है। उसे हमें क्या करना है? डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। यानी तालीम का मकसद ही यही है, हमारा एजुकेशन का हमारा एम ही यही है कि हम उससे फ़ायदा उठा सके, हमारी जो लाइफ है उसको हम इजी कर सके एजुकेशन की हेल्प से। तो यही बताया है उन्होंने कि तालीम का मतलब सिर्फ तालीमी जहानत नहीं, सॉरी, ये जो है कामयाब ज़िंदगी का मतलब सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ तालीमी जहानत ही नहीं, कामयाब ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। तो क्या है? तालीमी जहानत के साथ साथ हमें क्या रहना चाहिए? जज्बाती जहानत की भी मदद लेना ज़रूरी है। इसीलिए तो उसी तरह आप क्या कर सकते, जो आप देखिए रिजल्ट, रिजल्ट में जिस बच्चे का अच्छा मार्क्स आए हैं, यानी जिसने अच्छे नंबर लिए हैं, तो आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है और वो ज़्यादा कामयाब है। क्योंकि जहाँ पर हम कामयाबी देखते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ सारी चीज़ों को, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ पर रहेगा बच्चे का, वहाँ पर हम उसे परफेक्ट समझेंगे, ना सिर्फ एक चीज़ में रहा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जॉन मियर, तो क्यों यहाँ पर इसलिए कहा है कि जो बच्चे का आईक्यू हाई होता है तो वो जज्बाती तौर से बराबर नहीं होते, इसीलिए उन्हें यहाँ पर नाकामयाब कहा है। जॉन मियर और पेड्रोसालो ही माहिर नफ्सियात ने, अब देखिए यहाँ पर दो माहिर नफ्सियात है, ने कहा है कि इंसान को अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। इन दोनों ने बताया है कि इंसान को खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशन दोनों का भी क्या करना है? ख्याल रखना है, और अपने जज्बात पर कंट्रोल और तवाज़ुन होना चाहिए, और साथ में क्या रहना है? अपने जज्बात पर वो कंट्रोल कर सके, बैलेंस बराबर कर सके, हालात को, सिचुएशन को देखकर। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तख्लीकी और अमली तौर से सरगर्मी के लिए जज्बात का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। अमली तौर से जो भी एक्टिविटी है वहाँ पर जज्बात का मुनासिब, सूटेबल यूज़ करना चाहिए। इसी को जज्बाती जहानत कहते हैं। नेक्स्ट, जज्बाती जहानत के पहलू देखेंगे। एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती जहानत के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बाती जहानत के कितने हैं? दो खास पहलू हैं। नंबर 1 पे रहेगा समाजी सलाहियत, सेकंड है इनफरादी सलाहियत। और उसमें है, और समाजी सलाहियत के अंदर है समाजी महारत, और सेकंड है हमदर्दी। और इनफरादी सलाहियत के अंदर नंबर 1 है तहरीक, सेकंड है जब्त, थर्ड है खुदा आगाही, खुद आगाही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अब इनको भी देखना है कि इनफरादी सलाहियत, फर्स्ट जो है इनफरादी सलाहियत, इसमें देखेंगे खुद आगाही, सेल्फ रेगुलेटिंग एबिलिटी, यानी खुद के जज्बात और समझना, जानना, अपने शौक रुझान को पहचानना। तो किस में आ जाएगा ये? जहाँ पर आप खुद के जज्बात को, इमोशंस को समझ पा रहे हो, अपने शौक को, रुझान को समझ पा रहे हो, पहचान पा रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? फिर आपकी खुद आगाही में आ जाएगा। नेक्स्ट है जब्त, एबिलिटी टू कंट्रोल, यानी खुद पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना, खुद के जज्बात को, इमोशन को, यानी कि गुस्से में है आप तो कुछ भी ना कहे, आपको कंट्रोल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कह जाता है तो चीज़ें वहाँ पर बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना रहेगा, जब्त रखना रहेगा। नेक्स्ट, तहरीक, मोटिवेशन। तहरीक यानी काम की तरफ मुतवज्जा करने वाली ताकत। तहरीक, मोटिवेशन हमने स्टार्ट से बहुत
2-3 मरतबा आ गया है, देखिए तहरीक। तो तहरीक का काम क्या है? तहरीक यानी काम की तरफ तवज्जो देने वाली ताकत है, ये एक पावर है जो हमें, जो भी हम वर्क कर रहे हो तो उसकी तरफ हमें क्या करती है, ले जाती है, मुतवज्जा कराने वाली चीज़ है ये। तो इसके भी 2 टाइप्स है देखिए तहरीक के। पहला है अंदरूनी तहरीक, सेकंड है बैरूनी तहरीक। आप जानते हैं कि अंदरूनी तहरीक किसे कहते हैं? जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, खुद से इंसान चीज़ों को करने के लिए रेडी होता है। और बैरूनी तहरीक जहाँ पर तरगीब देकर, जहाँ पर अंदरूनी तहरीक से काम नहीं चलता, तब उसके बाद नेक्स्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं? बैरूनी तहरीक। और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट होते हैं तहरीक के लिए। बुलंद मकसद के लिए ज़ाती मकासद या मामूली मकासद को छोड़ना, कोशिश और अमल करना, नाउम्मीदी दूर करना, पुरउम्मीद रहना ज़रूरी है। जहाँ पर आपको, आपका जो मकसद है बुलंद है, बुलंद मकसद के लिए, ज़ाती मकसद के लिए मामूली मकसद को छोड़ना पड़ेगा। यानी आपका जो आपका गोल है वो आपका बड़ा है, तो उसको हासिल करने के लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा, या फिर जो मामूली मकसद रहता है उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है, अब यहाँ पर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम करीब है, सिलेबस बड़ा है, आपको करना ही है, आपका ये मकसद है, आपको किसी भी हाल में पढ़ना ही है, तो आप क्या करेंगे? उसकी स्टडी में लग जाएंगे। और साथ में आपकी पसंदीदा चीज़ रही या फिर कोई घूमने जा रहे हो, तो आप क्या सोचेंगे? ये छोटी चीज़ रहेगी आपके गोल के सामने। हालांकि आप चाहते थे बहुत दिन से कि वो प्लेस पर आप भी जाए घूमने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त आपका बुलंद मकसद क्या है, बुलंद गोल क्या है आपका? आपका एग्ज़ाम पास करना है, तो उसके लिए आप वो चीज़ को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये मामूली मकसद हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका गोल आपके सामने है। आप उसको छोड़कर वहाँ जाएंगे तो आपकी ये चीज़ छूटती है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? ये चीज़ों को छोड़ देंगे, तर्क करेंगे ये चीज़ को हासिल करने के लिए। यानी बुलंद मकसद को हासिल करने के लिए आप मामूली मकसद को छोड़ने की कोशिश छोड़ते हो। तो कोशिश और अमल करना, नाउम्मीदी दूर करना, पुरुम्मीद रहना ज़रूरी है। तो ये जो छोड़ना है तो ऐसा ही करो, कहा है इन्होंने। कोशिश, अमल करना, नाउम्मीदी दूर करना। और जो भी हमारी नाउम्मीद होती है, यानी हम चीज़ों को, देखिए आप क्या करते हो, एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि अब मैं पास होंगी या नहीं होंगी, या होगा या नहीं होगा। तो ये नहीं सोचना है, आपने भर दिया है, आपने आगे कदम बढ़ा दिया है, तो आपको निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको ना उम्मीदी नहीं रहना है। ना उम्मीदी को आपको क्या करना है? दूर करना है। तो आपको सारा का सारा क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। और आपको सोचना है कि मुझे ये करना ही है, मुझसे ये हो पाएगा। और कितनी भी चाहे आपको क्या है, यहाँ पर 100% आपका पूरी चीज़ें देनी है, तो आपको पूरी कोशिश करनी रहेगी। ना उम्मीदी वाली चीज़ें सोचना ही नहीं है, तो ये चीज़ों को दूर करना है, पुरउम्मीद रहना है, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट, समाजी सलाहियतें। फर्स्ट है हमदर्दी, काइंडनेस, यानी दूसरों के जज्बात, एहसासात की जानकारी और मालूमात रखना, दूसरों के लिए ज़रूर हमदर्दी रखना। अब हमदर्दी, काइंडनेस में क्या है कि दूसरों के जज्बात, एहसासात, जो जज्बात है, एहसासात है, तो इनकी जानकारी और मालूमात रखना, दूसरों के लिए हमदर्दी रखना, इसमें आ जाएगा हमदर्दी, काइंडनेस में आ जाएगा। जहाँ पर आप दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहे हो, दूसरों के एहसासात को, फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, और उनके मालूमात, दूसरों के लिए हमदर्दी रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमदर्दी, काइंडनेस में आ जाएगी। और ये कहाँ पर है? समाजी इस सलाहियतों में। देखिए यहाँ पर हमने अभी क्या देखा? इनफरादी सलाहियत। तो इनफरादी यानी इनफरादी, आप नाम से समझ पा रहे हो, खुद का है, तो खुद से क्या है, यानी कि सेल्फ रहेगा या सारी चीज़ें। तो फर्स्ट है खुद आ गई, तो खुद को, खुद के लिए यहाँ पर क्या है? जज्बात को समझना, शौक। यहाँ पर देखिए खुद के लिए क्या है? जज्बात को समझना, शौक व रुझान को रखना। और सेकंड हमने क्या देखा फिर? जब्त, कंट्रोल। तो यहाँ पर भी खुद का ही रहेगा, यानी आपने जज्बात को कंट्रोल करना रहेगा, क्योंकि हम जज्बात के ही लिए देख रहे हो। तो फिर तहरीक भी किसके लिए है? खुद के ही लिए है। और ये तहरीक कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, दाखिली और खारिजी। और अब यहाँ पर है समाजी तहरीक, यानी कि समाज के लिए रहेगी ये। समाजी महारत देख रहे हैं इसमें हम। और हमदर्दी, पहला आ गया हमारा हमदर्दी, तो जहाँ पर हम समाज के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। नेक्स्ट, समाजी रवादारी, महारत, सोशलाइजेशन, इसमें क्या रहेगा? यानी
सबके साथ अच्छा और मसावत का सलूक करना। समाजी रवादारी है, यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, सबके साथ अच्छा रहना पड़ेगा, मसावत का सलूक करना रहेगा, समाज के दूसरे लोगों से मुताबिकत करना, दूसरों के साथ हमें एडजस्ट करना रहेगा, दूसरों की रहनुमाई, जहाँ पर हम रहनुमाई कर सकते हैं तो वहाँ पर हमें रहनुमाई करनी है, मदद करना, ताउन करना एक दूसरे का, दूसरों के काम आना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फलाह के लिए कोशा रहना, कोशिश में रहना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फलाह कर सके, उनकी हेल्प कर सके। तो ये समाजी रवादारी महारत सोशलाइजेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है जज्बाती जहानत की नशोनुमा, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तलबा में अगर जज्बाती जहानत की कमी हो तो वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं। देखिए वहाँ पर जो चीज़ें हमने बताया है कि जिसका आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू लेवल हाई है, ज़्यादा है, तो वो बच्चे क्या है, कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उनका जो जज्बाती, वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो बच्चे नहीं कर पाते। तो क्या चीज़ें होती हैं यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तलबा में अगर जज्बाती जहानत की कमी हो तो वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, तन्हाई पसंद होना यानी अकेले रहना। तो यहाँ पर बच्चों में ये चीज़ें आती है जिसका आईक्यू लेवल हाई होता है। तो तलबा में अगर जज्बात की कमी हो, यहाँ पर जज्बात की कमी है, आईक्यू जिसका हाई है, तो वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं। अगर वो अपनी अलग थलग दुनिया बना लेते हैं, और क्या करते हैं फिर वो अपनी अलग थलग दुनिया बना लेते हैं, सबसे अलग थलग रहने लगते हैं। तो यहाँ पर जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो लोगों के लिए भी ये चीज़ें लागू होती है। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्लस जज्बाती जहानत की नशोनुमा, ये दोनों को भी साथ ही साथ समझिए आप। इनके दिल में दूसरों के लिए एहतराम का जज्बा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जनरली ये चीज़ देखना है कि जहाँ पर जज्बाती जहानत की नशोनुमा कम होगी जिसमें, तो दिल क्या होगा, पहले तो जज्बाती जहानत कम होने से वो तन्हाई पसंद हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अलग थलग रहना शुरू कर देगा, और दिल में दूसरों के लिए क्या रहेगा, एहतराम रहेगा क्या, बाकी नहीं रहेगा, जज्बा कम हो जाएगा एहतराम का। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो है ही। नेक्स्ट हमने क्या देखा था पहले, आईक्यू लेवल वाले बच्चों के लिए भी ये चीज़ें देखी, जिसका आईक्यू लेवल हाई है तो उनके अंदर जज्बात की कमी है, तो वो चीज़ें भी इनके अंदर आएगी कि वो तन्हाई पसंद हो जाएंगे, अलग थलग रहना पसंद करेंगे, फिर दूसरों का एहतराम उनके पास से कम हो जाएगा, वो किसी पर एतमाद नहीं रखते, वो दूसरों से हमदर्दी नहीं रखते, और फिर यहाँ पर वो एतमाद दूसरों पर नहीं रखते, एतकाद नहीं रखते, और दूसरों से हमदर्दी भी नहीं करते। नेक्स्ट है यहाँ पर समाज में अपने को शामिल करना या मुताबिकत करना मुश्किल लगता है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या देखा है, जज्बाती जहानत की कमी है, तो वो क्या करेंगे, अपने को शामिल करना यानी कि खुद को मुताबिकत करना मुश्किल हो जाता है समाज के अंदर, वो ज़्यादातर लोगों में नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पर उन्हें एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तलबा ज़हीन होते हैं लेकिन जज्बाती तौर से कमतर होते हैं। देखिए ऐसे तलबा क्या रहेंगे, ज़हीन रहेंगे लेकिन इमोशनली वो क्या रहेंगे, कमतर रहेंगे। सेहतमंद समाज बनाने जज्बाती ज़िंदगी के लिए जज्बाती जहानत के नशोनुमा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आईक्यू लेवल हाई है तो क्या करेंगे, कामयाब होंगे क्या, वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सेहतमंद समाज बनाने के लिए, जज्बाती ज़िंदगी के लिए जज्बाती जहानत की नशोनुमा डेवलपमेंट, जज्बाती नशोनुमा का होना क्या है, बेहद ज़रूरी है। और जज्बाती जहानत की नशोनुमा के मुतालिक तलबा को इस ज़िंदगी से रहनुमाई देना चाहिए। तो ऐसा उसमें उनमें नहीं रहेगा तो वो नाकामयाब कहलाएंगे। और जज्बाती जहानत की नशोनुमा के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, तलबा को एज अ टीचर हमें तलबा को इस ज़िंदगी से रहनुमाई देनी चाहिए, जज्बात की तरफ उन्हें रहनुमाई करनी चाहिए, जज्बाती नशोनुमा की। मुंदरजा सेल सरगर्मियाँ अहम हैं। अब कौन कौन सी है देखिए, यानी कि बच्चों में जिनमें जज्बाती डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जज्बाती जहानत नहीं है उनमें, तो उनमें जज्बाती जहानत के लिए हमें एक्टिविटीज़ करनी है। तो कौन सी एक्टिविटीज़ से हम बच्चों में जज्बाती जहानत यानी कि नशोनुमा कर पाएंगे, तो देखिए फर्स्ट है सैर व तफरी करना, कैंप का इनेकाद करना, जलसा जुलूस में शिरकत, मिलजुल कर खाना खाना वगैरह। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सैर व तफरी के लिए ले जाएंगे, उससे क्या होगा,
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पढ़ाई की तरफ तो होते नहीं हैं, वहाँ पर क्या रहेगा, ग्रुप में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, सैर व तफरी करते टाइम वहाँ पर खेलेंगे, तो ये क्या है, वहाँ पर फिर जज्बाती जहानत की भी नशोनुमा होगी। कैंप का इनेकाद करेंगे तो यहाँ पर भी एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, इससे भी फिर जज्बाती जहानत बढ़ेगी। जलसा जुलूस रखेंगे तो यहाँ पर भी एक दूसरे की हेल्प रहती है। शिरकत करेंगे, मिलजुल कर खाना खाने से भी जज्बाती जहानत की नशोनुमा होती है। नेक्स्ट, अखबारात की ख़ास खबरों पर बहस व मुबाहसे का इंतज़ाम। बहस व मुबाहसा एक एक्टिविटी कैसी है, एक्टिव एक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, फिर एक दूसरे से मेल जोल करते हैं और बहस व मुबाहसे से जज्बाती जहानत की नशोनुमा होती है। एक दूसरे के ख़यालात भी उन्हें समझ आते हैं। थर्ड है इनफरादी और मजमूई मसाइल पर गुफ्तगू और बहस व मुबाहसा करना। एक टॉपिक देना है और मजमूई मसाइल पर भी एक टॉपिक दो या दो चार टॉपिक दो, इस पर बहस व मुबाहसा करने के लिए कहे दो बच्चों से। नेक्स्ट, जज्बात के इजहार से मुतालिक मौका स्कूल में फराहम करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको टॉपिक रखना है स्पीच के लिए, यानी इजहार ख्याल के लिए आपने क्या करना है, जज्बात के इजहार से जहाँ पर आपका प्रोग्राम रहेगा जलसा, वहाँ पर आपको जज्बात को लेकर भी एक इजहार, या फिर क्लास में ही आप इजहार ख्याल के लिए कह सकते हो, स्कूल में फराहम करना चाहिए ऐसा इजहार ख्याल के लिए, जज्बात के इजहार ख्याल के लिए। नेक्स्ट, तलबा को प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात पेश करने का मौका दिया जाए और वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर स्टेज रहेगा अपने ख्यालात को पेश करने के लिए कहना है, स्टूडेंट्स को मौका देना है उन्हें। नेक्स्ट, तलबा को खुद टाइम टेबल बनाने को कहा जाए और इस पर अमल करने को कहा जाए। देखिए, आपने टीचर है इसलिए टाइम टेबल बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, बच्चों से ये नहीं कहना चाहिए कि ये टाइम टेबल इसी को आपको फॉलो करना है, यही कीजिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स से कहना है कि खुद आप टाइम टेबल बनाइए आपकी स्टडी का और उसे क्या करना है, फॉलो कीजिए, इस पर अमल करने को कहना है। सेवेंथ है समाज में किस तरह पेश आना, इसके खुद उसूल तैयार करना और अमल करना। और क्या है कि समाज में किस तरह से पेश आना है, ये आपको बच्चों को समझाना है। तो किस तरह समझाएंगे, आपने उसके उसूल बनाना है और खुद से अमल करते हुए खुद ने भी बताना है। अब चीज़ों को बच्चे क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं, तो खुद पहले करना है फिर बताना है, तो किस तरह से चीज़ें होती है। नेक्स्ट, तलबा के सामने मौलिम को नमूने के तौर पर अपने को पेश करना। देखिए, वही बात बताई है कि आपने चीज़ों को करना है, फिर क्या करना है, तलबा के स्टूडेंट्स को बताना है कि देखिए हम किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से आप करिए। तो ये एक आप क्या हो गए, नमूने के तौर पर पेश हो गए बच्चों के सामने। नेक्स्ट, तलबा के जज्बाती रहनुमाई के लिए खुसूसियत से कोशिश की जाए। तलबा की जज्बाती रहनुमाई जहाँ करनी है उसकी खुसूसियत से, यानी हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सरपरस्तों को अपने बच्चों के लिए जज्बाती जहानत के लिए मुख्तलिफ अमली प्रोग्राम बनाना चाहिए। अब टीचर के साथ साथ पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए क्या करना है, जज्बाती जहानत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाने चाहिए। अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे पेरेंट्स, कहीं पर पिकनिक पर जाएंगे वो फैमिली को लेकर, तो वहाँ पर फिर जज्बाती जहानत वहाँ से भी फ़रोग पाती है, तो ये सरपरस्त का भी काम है। तो एज अ टीचर आप पेरेंट्स मीटिंग में भी पेरेंट्स को ये सजेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, समाजी मुताबिकत, सोशल एडजस्टमेंट देखेंगे। अब समाजी मुताबिकत की कई तारीफ़ें बयान की गई है जो मंदरजा झेल है। यहाँ पर बहुत सारी तारीफ़ें हैं मुताबिकत की, एडजस्टमेंट को लेकर। अपने अतराफ़ के हालात पर गौर करके लोगों और माहौल के दरमियान मुनासिब और मुतवाज़न ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश को मुताबिकत कहते हैं, यानी एडजस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर क्या है, अपने अतराफ़ के हालात पर, आपका अतराफ़ का हाल कैसा है उसे गौर फिक्र करना है, लोगों और माहौल के दरमियान, जहाँ पर उनके दरमियान मुतवाज़न ताल्लुक़ात आपको एडजस्ट करना है। आपको कहीं पर भी ले जाए, इन्वायरमेंट कैसा भी हो, तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। नेक्स्ट, मुताबिकत हक़ मुसलसिल चलने वाली सरगर्मी है, इसके 4 अवामिल है। अब ये जो है मुताबिकत, तो ये मुसलसिल कंटिन्यूस चलने वाली एक्टिविटी है, इसके 4 अवामिल है। कौन कौन से देखिए। फर्स्ट है तहरीक,
मोटिवेशन, सेकंड है नाउम्मीदी, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, थर्ड है मुख्तलिफ रद्द अमल, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फोर्थ है हल सल्यूशन। तलबा को समाजी मुताबिकत में मदद करना स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम है। यहाँ पर बताया है कि इसका काम है, स्कूल का काम है, कॉलेज का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है। नेक्स्ट, समाजी मुताबिकत ऐसी सरगर्मी है, समाजी मुताबिकत ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए फ़र्द अपने प्रोग्रामी सकाफ़ती अज्जा के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। जिससे क्या करता है, फ़र्द अपने ग्रुप में सकाफ़ती अज्जा के साथ ताल्लुक़ कायम करता है, कनेक्शन पैदा करता है। इस अमल को समाजी मुताबिकत कहते हैं। मुताबिकत पर हर शख्स के तवाज़ुन का इन्हिसार होता है। नेक्स्ट है दिफाई निज़ाम, बचाव का निज़ाम। डिफेंस मैकेनिज्म किसे कहेंगे, देखिए उसमें है 2 टाइप्स है। पहला है तकमीला तलाफ़ी, एक जगह की कमी दूसरी जगह बेहतर करना, यानी एक जगह कोई चीज़ कम हो जा रही है तो आप वहाँ पर दूसरी जगह पर जाकर वो चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, तो ये तकमीला हो जाएगी। नेक्स्ट, हटाओ, हटाओ में क्या रहेगा, बाहर के काम से परेशान है तो घर वालों के साथ बुरा करना। अब यहाँ पर हटाओ, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो वाली एग्जाम्पल जो पेपर में पूछी है 2013 या 24 जो हमने देखा है, आ गई है ये एग्जाम्पल, एज इट इज़ क्वेश्चन बना है यहाँ से। वहाँ पर क्या था, बॉस ने जॉन को क्या किया था, डांटा था, और जहाँ जिसने देखा है PYQ उसे समझ आ गई होगी चीज़ें कि वहाँ पर उसने क्या किया था, डांटा था। तो जॉन क्या किया है, उसने वो गुस्सा, वो क्या है, जॉन जो बॉस है, बॉस का गुस्सा जॉन के पास था, तो वो घर पर आकर क्या किया है, उसने अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर वो सारा का सारा गुस्सा निकाल दिया है। तो यहाँ से क्या हो रही है चीज़ें, एक तरफ से दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हटाव हो रहा है, यानी कि बाहर का जो भी काम की परेशानी है तो घर वालों के साथ आपने क्या किया है, फिर बुरा किया है। हालांकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वहाँ का जो आपके ऊपर प्रेशर था, आपने आके सारा का सारा घर वालों पर निकाल दिया है। तो ये चीज़ें हैं, आपने नहीं देखा है तो फिर वहाँ से आपको PYQ करना है। देखिए PYQ इम्पॉर्टेंट है, और ये वहाँ से आप करते हो तब ही आपको कंटेंट में किस तरह से स्टडी करनी है वो भी समझ आ जाएगा। अभी तक 2024 का हो गया है पेपर, और 13 का हुआ है, 2024-2013 का ये 2 पेपर हो गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों के लिए भी, आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, दोनों को भी 2 भी पेपर के PYQ लगाना इंपॉर्टेंट है। देखिए कंटेंट सेम है, क्वेश्चन उसी टाइप से पूछता है, तो आपको दोनों भी लगाना है। और इस तरह से कौन कौन करते हैं, अपने ऑफिस का, स्कूल का गुस्सा घर पर आकर निकालते हैं, ये देखिए ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको ये कहना है कि देखिए स्पीड को आप बढ़ाना है, आपकी स्टडी को, टाइम बहुत कम है, और जिस तरह से CDP चल रही है इसी तरह से आपको बाकी के भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, कंटेंट पढ़ते रहना है। अभी से आपने क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट के भी PYQ को देखना है, 1-2 PYQ को तो देखना ही देखना है कि आप स्टडी कर रहे हो तो सही कर पा रहे हो क्या। देखिए हमने जो कुछ पढ़ा है, पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हो तो आपको समझ भी आ रहे हो कि हमने ये स्टडी की है, वो चीज़ें आपको समझ रही है कि ये चीज़ें यहीं से आ रही है, और आगे भी जो चीज़ें छूट गई फिर हम आगे बता दे रहे हैं कि वो ये जो क्वेश्चन है देखिए वहाँ पर पूछा था, वही कंटेंट है ये। तो इस तरह से आपको बाकी के भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, एक सब्जेक्ट से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको बाकी के भी, जिस तरह से इसकी स्टडी हो रही है ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, तो इसी तरह से आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी स्टडी करनी है। सकता है उसमें थोड़े बहुत नंबर कम आए, लेकिन जो CDP है ये देखिए एक स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। यहाँ से आप स्टडी अच्छी कर लेते हो, PYQ लगाते हो, प्लस रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क यहाँ से ला सकते हो, आप यहाँ से नंबर बढ़ा सकते हो। और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको अच्छे नंबर लाना है। 15 नंबर के अंदर जितना आपका हार्ड चैप्टर है, हार्ड लगता है ना, 5 सब्जेक्ट है आपके, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसमें से जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो एक जो सब्जेक्ट रहेगा उसके भी 15 के अंदर नहीं आना है, आपको ये लेकर चलना है, 15 मार्क्स के नीचे नहीं आना है। स्टडी ऐसी करनी है, मैं हार्ड सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, और जो इजी है वो तो आपके अच्छे से आना है। उर्दू में आपके नंबर नहीं जाने हैं, CDP में भी नहीं जाने हैं, यानी आपने उर्दू में 28 नंबर तो कैसे भी अब हो सकता है, वोकेबलरी 30 ही पकड़ के चलिए, आपको पूरे से पूरे क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है बाय चांस
वहाँ पर कोई वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए उर्दू में और आपको नहीं कर पाए हो आप, या फिर आप एग्ज़ाम के प्रेशर से एक दो क्वेश्चन को होल में सही भरे हो तो वो हो सकता है, लेकिन इसके नीचे आपके नंबर उर्दू में नहीं आने चाहिए। ऐसी स्टडी होनी चाहिए आपकी उर्दू की। नेक्स्ट आपकी सीडीपी की भी इस तरह से ही स्टडी रहनी चाहिए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपको हार्ड दे देगा वो बात अलग है, लेकिन 28 के नीचे आपकी नहीं आना है। और नेक्स्ट जो है आपके सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा टफ है उसका तो 15 से नीचे आना ही नहीं है। फिर समझिए आपको इस तरह से किस तरह से आपको नंबर लाना है, उसी लिहाज से आप इस तरह से करेंगे तभी आप क्या कर पाओगे, पेपर को क्वालिफाइड कर पाओगे। देखिए जिस तरह से हमने बताया है कि इतने मार्क्स के नीचे आपके नहीं आना चाहिए आगे की भी सब्जेक्ट, तो इजीली आप क्या कर पाते हो, यहाँ पर आपकी स्टडी हाई रहना चाहिए। पेपर में जाकर आप जिस तरह से स्टडी करते हो, देखिए ये एक एनालिसिस किया हुआ है कि जितनी आपने स्टडी की है तो उससे थोड़े बहुत 5 से 10 नंबर की आपकी स्टडी कम होकर ही आपके मार्क वहाँ पर बनते। यानी आप वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें याद रहती है, लेकिन पेपर के आप जो डर से कर पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन होता है अक्सर ऐसा कि पेपर के डर से आप 5-10 नंबर से थोड़ा नीचे हो जाते हो। तो आपकी स्टडी आपको क्या लेनी चाहिए, आपको 90 मार्क लाने हैं ओपन कैटेगरी से, तो आपको 100 मार्क पकड़ के चलना है, तब आप 90 पे आते हो। लेकिन आप 90 को 90 ही फिक्स करके स्टडी करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, स्टडी इतनी है, सिलेबस इतना है, लेकिन मैं तो फिक्स इतना आपने लेकर चला है कि मैं 90 ही मार्क लूँगी, यहाँ पर 90 ही लेना है मुझे, और 90 की ही स्टडी करेंगे तो आप फिर एक दो नंबर भी कम हो गए तो देखिए आप रह जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना है। ओबीसी वाले हैं 82 पे पास है, सही है, लेकिन उन्हें 90 की स्टडी करना है तो वहाँ पर 82 आएंगे आपके। यानी कि बाउंड्री को आपको लेकर नहीं चलना है, आगे तक स्टडी करेंगे तो अब वहाँ पर आप पीछे तक आते हैं आपकी बाउंड्री पर। तो देखिए इस तरह से स्टडी कीजिए, क्योंकि आप अगर से इस टाइप से करेंगे 90 है 90 ही लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका रुक सकता है। तो इस तरह से नहीं करना है, आपने स्टडी को अच्छे से कीजिएगा। जो आपने सीडीपी जिस तरह से कर रहे हो, आगे के भी चैप्टर जितने हैं आपके 4 चैप्टर, उसे भी उस तरह से ही लेकर चलना है। इसीलिए देखिए हमने भी क्या किया है, आपकी संडे को क्लास नहीं होती थी, अब यहाँ से हम डेली क्लासेस लेंगे। यहाँ पर आपको बताते थे कि मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, अब मंडे टू सैटरडे नहीं, डेली क्लासेस रहेंगी सीडीपी की, जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देखिए आज जो है, अब एक बात ये भी रह गई, ये जो 7th चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7 ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और कल क्या रहेगा, PYQ रहेगा पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देखना है वो, और जो है ये स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 2 दिन में आपके PYQ हो जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के। फिर से आपका क्या होगा, फिर 8वां जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।